दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन के बारे में। पेंशन 2004 से पहले एक पेंशन स्कीम लागू हुई थी जिसे उस समय की सरकार ने बंद कर दिया। उसके बाद से नई पेंशन स्कीम लागू की गई सरकारी कर्मचारियों के लिए। लेकिन नई पेंशन स्कीम का सरकारी कर्मचारी आजकल विरोध कर रहे हैं। उनकी मांग है कि पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जाए, यानी कि 2004 से पहले जो पेंशन स्कीम लागू थी उसे लागू किया जाए, उसका लाभ दिया जाए। तो हम आज इसमें समझेंगे कि पुरानी पेंशन स्कीम क्या है और नई पेंशन स्कीम क्या है, दोनों में अंतर क्या है और दोनों से किसको लाभ या नुकसान होता है इससे। तो यदि आप सरकारी कर्मचारी हैं तो भी आपके लिए ये जानकारी महत्वपूर्ण है, और यदि नहीं हैं और सरकारी कर्मचारी बनने के इच्छुक हैं तब भी आपको लिए यह जानना ज़रूरी है कि पुरानी पेंशन स्कीम और नई पेंशन स्कीम क्या है। और यदि नहीं भी बनना चाहते या नया सरकारी कर्मचारी नहीं भी हैं तब भी यह जानना ज़रूरी रहता है कि जो सरकारी कर्मचारी मांग कर रहे हैं, इन मांगों के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, वो कितना जायज़ या नाजायज़ है, उसको समझने के लिए भी आपको इस जानकारी का हासिल करना ज़रूरी रहता है। तो वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो आपको बता दें कि आजकल उत्तर प्रदेश के लगभग सभी सरकारी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम को लागू कराने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आए दिन नारे लगाते हैं। उनका कहना है कि नई पेंशन स्कीम से उनको नुकसान हो रहा है, लाखों कर्मचारियों का भविष्य इससे अधर में चला गया है, उनको अपने भविष्य की चिंता हो रही है। खास करके बुढ़ापे के समय मिलने वाली पेंशन को लेकर वह ज़्यादा चिंतित रहते हैं। इसलिए सरकार को पुरानी पेंशन स्कीम को लागू कर देना चाहिए। तो दरअसल ये मामला आता कहाँ से है, उठता कहाँ से है, मामला है क्या? मामला यह है कि साल 2014 में केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की पेंशन स्कीम में बदलाव कर दिया। पुरानी पेंशन स्कीम को बंद करके एक नई पेंशन स्कीम को लागू कर दिया, और यह सभी सरकारी विभागों पर लागू कर दिया, सेना को छोड़ करके। बल्कि अर्धसैनिक बलों और दूसरे भी इस तरीके के जो अर्धसैनिक बल हैं उनको भी पुरानी पेंशन स्कीम से हटा दिया गया और नई पेंशन स्कीम में ला दिया गया। इसी चीज़ का कर्मचारी विरोध कर रहे हैं। और ये भी जान लीजिए कि उस समय केंद्र में भाजपा की सरकार थी, भाजपा गठबंधन की सरकार थी, एनडीए की सरकार थी, और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे। तो उनके कार्यकाल में ये बदलाव किया गया साल 2004 में, और ये व्यवस्था 1 जनवरी 2004 से लागू है। इसके बाद नियुक्त होने वाले किसी भी सरकारी कर्मचारी को पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ नहीं दिया जा रहा है। किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ नहीं दिया जा रहा है। यही नहीं, जब इस स्कीम को लागू किया गया, पुरानी पेंशन स्कीम को बंद करके नई पेंशन स्कीम को लागू किया गया, तो कई विभागों के कर्मचारियों ने नई पेंशन स्कीम को स्वीकार नहीं किया, विरोध किया, और ऐसे में उन्हें किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिल रहा है। ना तो पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ मिल रहा है, ना ही नई पेंशन स्कीम का ही लाभ उन्हें मिल पा रहा है। इस तरह वो दोनों लाभों से वंचित है और उनका भविष्य वाकई खतरे में है, क्योंकि वृद्धावस्था में मिलने वाली पेंशन एक बहुत बड़ी सहारा होती है, एक बहुत बड़ा कल्याणकारी स्कीम होती है जो आदमी के बुढ़ापे में काम आता है।
तो जानते हैं कि पुरानी पेंशन स्कीम है क्या। 1 जनवरी 2004 से पहले जब सरकारी कर्मचारी या अधिकारी सेवानिवृत्त यानी रिटायर होता था तो उसे उसका जो वेतन होता था उसका 50% हिस्सा, उसके 50% हिस्से के बराबर पेंशन मिलने लगती थी। यानी यदि रिटायर होते समय यानी सेवानिवृत्ति के समय किसी सरकारी कर्मचारी की तनख्वाह यानी वेतन 50,000 होता था तो उसे हर माह 25,000 रुपये पेंशन मिलने लगती थी। वेतन का सीधा आधा उसको पेंशन मिलने लगती थी। बाद में जब सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और दूसरे चीज़ें जब बढ़ती थी तो पेंशन भोगियों को भी उसका लाभ मिलता था। यानी कि जब सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता आदि बढ़ता है तो पेंशन भोगियों का भी ये बढ़ जाता है, तो उनकी पेंशन भी बढ़ जाती है उसी हिसाब से। तो ये आजीवन उनकी सुरक्षा का कवच बनी रहती है, ये जो पेंशन मिलती है। लेकिन 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारी जब रिटायर होते हैं या होंगे तो उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा या नहीं मिलता है, क्योंकि उसके बाद से नई पेंशन स्कीम लागू कर दी गई है। तो अब जानते हैं कि नई पेंशन स्कीम क्या है। नई पेंशन स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारी को एक निश्चित राशि अपने वेतन में से इस स्कीम में जमा कराना होता है, जो कि सेवानिवृत्त होने पर इसी राशि का 60% हिस्सा एक मुश्त मिल जाता है। यानी कि जो राशि अपने सेवा काल में कोई कर्मचारी जमा करता है उसका 60% हिस्सा उसे रिटायर होते समय एक मुश्त मिल जाएगा, और जो 40% हिस्सा बचता है, जो 40% राशि बचती है उसके निवेश की, वो उसके लिए एक पेंशन प्लान होता है, वो ख़रीदना पड़ता है। यूनिटी प्लान कहते हैं, तो उसे यूनिटी प्लान ख़रीदना होता है। तो उस यूनिटी प्लान पर जो राशि होती है उस राशि पे जो ब्याज मिलता है हर महीने, वही उस व्यक्ति को, उस कर्मचारी को पेंशन के रूप में फिर दी जाती है। यानी कि वेतन सेवा काल के दौरान जो कर्मचारी निवेश किए रहता है उस निवेश के 40% हिस्से का जो यूनिटी खरीदता है, तो उस 40% राशि की जो हर महीने ब्याज मिलता है उस ब्याज को पेंशन के रूप में दिया जाता है। तो कर्मचारी इसे सुरक्षित नहीं मानते हैं और इसमें एक समानता भी नहीं है, सभी को एक बराबर पेंशन भी नहीं मिल पाती है। पुरानी पेंशन में सभी को रिटायर होने के समय जो उसको वेतन होता था उसका आधी पेंशन मिल जाती थी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। नई पेंशन स्कीम में ऐसा नहीं है। कर्मचारियों का कहना है कि इसमें कोई राशि निश्चित नहीं है कि पेंशन कितनी मिलेगी, सब कुछ शेयर बाज़ार पर निर्भर हो गया है और ब्याज पर आधारित है और कर्मचारी के निवेश पर आधारित हो गया है। ऐसे में इसमें कोई सुरक्षा नहीं है। यही नहीं, इस स्कीम में यदि किसी की नौकरी 10 साल की होती है तो उसे नुकसान उठाना पड़ता है। तो दोनों स्कीमों में अंतर क्या है, दोनों पेंशन स्कीमों में अंतर क्या है? अंतर यह है कि पुरानी पेंशन स्कीम में कर्मचारी की नौकरी 10 साल की होती थी या 30 साल की होती थी, उसे सेवानिवृत्ति के समय मिलने वाले वेतन का 50% हिस्सा पेंशन के रूप में मिलने लग जाता था। यानी कि यदि किसी का सेवा काल 20 साल ही है और किसी का सेवा काल 30 साल ही है, तो दोनों ही जब रिटायर होते हैं और उनकी जो वेतन है वो 50,000 रुपया है, तो उनको 25,000 रुपया पेंशन मिलने लग जाती थी, चाहे वो उसका सेवा काल 20 साल का हो, 10 साल का हो या 30 साल का हो, उसमें कोई अंतर नहीं आता था।
लेकिन नई पेंशन स्कीम में ऐसा नहीं है। नई पेंशन स्कीम में 30 साल की उम्र में नौकरी शुरू करने वाले को अधिक पेंशन मिलेगी क्योंकि वो अधिक निवेश करेगा, और 40 साल की उम्र में नौकरी शुरू करने वाले को कम पेंशन मिलेगी क्योंकि वो कम निवेश करेगा। जो व्यक्ति 30 साल की उम्र में नौकरी शुरू करता है वह 60 साल की उम्र में रिटायर होगा, सेवानिवृत्त होगा, तो उसका सेवा काल 30 साल का हो जाता है। तो इस तरह वह 30 साल निवेश करता है। जबकि जिस व्यक्ति ने 40 साल की उम्र में नौकरी शुरू की होती है और वो 60 साल की उम्र में रिटायर होता है, तो उसको निवेश का मौका केवल कम मिलता है। 40 साल की उम्र में शुरू करता है और 60 में रिटायर होगा तो निवेश का मौका उसे 20 साल का मिलेगा, जबकि 30 साल वाले को 30 साल का निवेश का मौका मिल जाता है। तो जिसका सेवा काल ज़्यादा होगा वो ज़्यादा निवेश करेगा, जिसका सेवा काल कम होगा वो कम निवेश करेगा। और जब कम निवेश करेगा तो जाहिर सी बात है कि कम निवेश वाले को कम ब्याज मिलेगा, और कम ब्याज मिलेगा तो पेंशन भी कम मिलेगी। जो ज़्यादा निवेश किए रहेगा उसे ज़्यादा ब्याज मिलेगा और फिर उसको ज़्यादा पेंशन मिलती है। तो इस तरह इसमें एक अंतर आ जाता है। इसके अलावा कर्मचारियों का कहना है कि जो नई पेंशन स्कीम है, इसका जो कर्मचारी निवेश करता है इसका पैसा शेयर बाज़ार वगैरह और दूसरी जगहों पे लगाया जाता है, जिसमें उतार चढ़ाव आता रहता है। तो उसका असर जो है व्यक्ति की एक निश्चित आय पर पड़ता है, यानी पेंशन पर पड़ता है। कि यानी अगर किसी महीने अच्छा ब्याज मिल गया तो अच्छी रकम हाथ में आ जाती है, और अच्छा ब्याज नहीं मिला, रकम घट गई तो अच्छा ब्याज भी नहीं मिला तो पेंशन की राशि कम हो जाती है। तो इसका जो है बुढ़ापे की अवस्था में लोगों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ जाता है और उनकी सुरक्षा को खतरा पड़ जाता है। हालांकि जो विशेषज्ञ हैं, जो टैक्स और निवेश के जो एक्सपर्ट हैं, वह कहते हैं कि ओपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम बहुत सुरक्षित विकल्प है। लेकिन एनपीएस का पैसा इक्विटी में भी निवेश होता है, जिसके चलते इसमें लंबे समय की सर्विस पीरियड के बाद रिटायर होने पर अधिक रिटर्न पाया जा सकता है। तो विशेषज्ञ मानते हैं कि चूँकि इक्विटी यानी शेयर में जाता है, तो अगर लंबे समय के लिए निवेश हो जाता है तो रिटर्न अच्छा मिल जाता है। इसके अलावा एनपीएस टैक्स की नज़रिए से भी बेहतर माना जाता है। ऐसा जानकारों का कहना है कि एलआईसी प्रीमियम, पीपीएफ में निवेश इत्यादि के साथ मिलाकर एनपीएस कंट्रीब्यूशन पर कुल 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन का दावा किया जा सकता है, और अतिरिक्त 50,000 रुपये के डिडक्शन का भी दावा किया जा सकता है। यानी 2 लाख रुपए तक के एनपीएस कंट्रीब्यूशन का दावा किया जा सकता है। हालांकि एक बात ध्यान रखना ज़रूरी है कि अगर किसी वर्ष एम्प्लॉयर 6.5 लाख रुपए से अधिक कंट्रीब्यूट करता है तो अतिरिक्त रकम को आय में जोड़ दी जाती है और इस पर टैक्स चुकाना पड़ जाता है। कोई रिटायरमेंट प्लान नहीं है तो बिल्कुल एनपीएस ज़रूर ले लें। एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर आपने कोई रिटायरमेंट प्लान नहीं लिया है तो एनपीएस को ज़रूर ले लें। एनपीएस में राज्य सरकार के कर्मचारी के मूल वेतन और डीए का 10% कटता है, और इतनी ही राशि राज्य सरकार भी देती है। जब आप एनपीएस ले लेते हैं तो आपके मूल वेतन यानी बेसिक वेतन और डीए का 10% कट जाएगा, 10 या 12% कट जाता है, और इतनी राशि सरकार अपनी तरफ से दे देती है, तो वो आपका निवेश हो जाता है। हालांकि केंद्रीय कर्मियों के मामले में केंद्र सरकार 14% का योगदान करती है। कई कर्मियों ने एनपीएस के विरोध में इसे नहीं अपनाया है, लेकिन अगर उनके पास कोई अन्य रिटायरमेंट प्लान नहीं है तो एनपीएस ज़रूर ले लेना चाहिए, ऐसा विशेषज्ञ सलाह देते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं होने की स्थिति में रिटायरमेंट के बाद उन्हें वित्तीय समस्याएं झेलनी पड़ जाती हैं, जो कि स्वाभाविक है कि उनकी चिंता ही है कि वृद्धावस्था में यदि कहीं से कोई इनकम नहीं है तो व्यक्ति के लिए जीवन यापन में समस्याएं या खड़ी हो जाती हैं या उसे दूसरे पर निर्भर रहना पड़ सकता है।
अगर किसी को 25 साल की उम्र में सरकारी नौकरी मिल गई है तो अगले 35 साल तक एनपीएस में योगदान पर अच्छी खासी राशि का फंड तैयार हो जाता है और इस कंट्रीब्यूशन से टैक्स डिडक्शन के फ़ायदे के साथ बेहतर रिटर्न पाया जा सकता है, ऐसा विशेषज्ञ जो है अपनी सलाह में बताते हैं। तो ये रहा न्यू पेंशन स्कीम और पेंशन स्कीम का अंतर और इसके मायने और इसका मतलब हमने आपको बताया। उम्मीद करता हूँ कि आप इस जानकारी से काफ़ी लाभान्वित हुए होंगे। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अपनी राय भी व्यक्त कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।